ये तस्वीरें किसी मूवी की नहीं है, ये रियलिटी बन चुकी है लाखों लोगों की जो एक छोटे से शहर गाजा में सालों से रहते थे। करीब 3.5 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और पूरा शहर अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। 2 हफ्तों के अंदर ही इतना बड़ा चेंज कैसे हो जाता है इन लोगों की लाइफ में, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वॉर। इजराइल वॉर पे है और उसके सामने जो भी आ रहा है उसे वो खत्म कर दे रहा है। और ये तस्वीरें उन्हीं लोगों की है जिनके ऊपर पिछले 2 हफ्तों से रॉकेट गिराए जा रहे हैं। इस वॉर में करीब 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए और 4000 से भी ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिसमें से 1500 से ज्यादा सिर्फ बच्चे हैं। इन सब की शुरुआत होती है करीब 2 हफ्ते पहले 7 अक्टूबर शनिवार की सुबह को, जब सब लोग चैन की नींद सो रहे थे। तब सुबह 6:30 बजे करीब 5000 रॉकेट्स हमास की तरफ से फायर किए जाते हैं। वो इजराइल के सेंट्रल और सदर्न एरिया में गिराए जाते हैं, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो एक्टिव हो जाता है और इन मिसाइल्स को टैकल करता है। पर आयरन डोम के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब इतने सारे रॉकेट्स एक साथ फायर किए जाएंगे तो ये सबको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाए, जिसके वजह से ये रॉकेट्स इजराइल को हिट करते हैं और कई लोगों की जान चली जाती है। और ये सिर्फ इकलौता अटैक नहीं होता है। उसी दिन गाजा से करीब 5 किलोमीटर दूर एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था। तभी 6:30 बजे की सुबह को हमास के फाइटर्स पैराग्लाइडिंग करते हुए वहां पे लैंड करते हैं और ओपन फायरिंग कर देते हैं। ये एरिया बिल्कुल ओपन एरिया था, तो लोगों को भागने की और छुपने की ज्यादा जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से करीब 260 लोग मारे जाते हैं और कई लोग हॉस्टेज बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी 2 और अटैक्स होते हैं जिनमें भी काफी लोगों की मौत होती है। पर इजराइल की इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होने के बावजूद भी हमास आखिर इजराइल में इन्वेड कैसे करता है? और अटैक होने के बाद भी लोग हेल्प के लिए 18 से 20 घंटे तक वेट करते रहे, लेकिन मिलिट्री टाइम पे नहीं पहुंची। आखिर मिलिट्री को इतना टाइम कैसे लगा? इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। इस लड़ाई की जो बैक स्टोरी है वो करीब 100 साल पुरानी है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि अभी के वक्त में जहाँ पर इजराइल देश है, वहाँ पर 1917 से पहले, मतलब कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के पहले पैलेस्टीन देश होता था। पर अभी सिर्फ कुछ ही हिस्सा पैलेस्टीनियन के कंट्रोल में है। इजराइल का जो ईस्ट पार्ट है उसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंट्रोल करती है, जिसे वेस्ट बैंक बोला जाता है, और जो वेस्ट पार्ट है उसे हमास कंट्रोल करती है, जिसे आज के टाइम पे गाजा स्ट्रिप बोला जाता है। और हमास का एक मिलिट्री विंग है जिसे आज के टाइम पे आधी दुनिया ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, जिसका पर्पस पैलेस्टीन को रिक्लेम करना है। और इस सारी लड़ाई इसी के सराउंडिंग में घूमती रहती है। तब से लेकर आज तक गाजा स्ट्रिप से हमास के फाइटर्स ऐसे ही रॉकेट अटैक्स करते रहते हैं, जिसको इजराइल आयरन डोम से टैकल करता है। पर इस बार ये इजराइल के ऊपर सबसे डेडलीस्ट अटैक है, जिसके जवाब में इजराइल ने हमास के खिलाफ फुल फ्लेज्ड वॉर डिक्लेयर कर दिया है। इजराइल ने गाजा के नॉर्दर्न पार्ट में रहने वाले लोगों को सदर्न पार्ट में जाने के लिए कहा है, जिसके बाद से इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक शुरू कर दी, ये कहकर कि हम हमास के मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आम पैलेस्टीनियंस के पास न फूड है, न मेडिसिन है, न इलेक्ट्रिसिटी है और न ही पीने का पानी है। इजराइल ने सब कुछ बंद कर दिया है। हॉस्पिटल्स में अटैक्स हो रहे हैं। अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इजरायली अथॉरिटी ने 5 स्कूल्स को और एक हॉस्पिटल को इवैक्यूएट करने के लिए कहा है, जिस पर वो एयर स्ट्राइक करने वाली। गाजन्स के पास इस टाइम पे भागने की कोई जगह नहीं है। 2 साइड से इजराइल बॉर्डर लगता है, एक साइड से पूरा समुद्र है और चौथी जो साइड है वो इजिप्ट से लगती है, जिस पर सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग है और वह है रफा बॉर्डर, जो कि जब से वॉर शुरू हुआ है इजिप्ट ने उसे बंद कर दिया है और लोग इसी बॉर्डर पर आकर फंसे हुए हैं। आम लोगों की तो बात छोड़ो, जो यूएन ऑफिसर्स हैं उनके पास भी पीने का पानी खत्म हो रहा है। लोगों की इतनी बुरी हालत देखने के बाद कई कंट्रीज ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजने की कोशिश की, जो कि सिर्फ एक ही रास्ते से भेजा जा सकता है और वो है इजिप्ट का जो रफा बॉर्डर है। पर इस पर भी इजराइल ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और ये कहा है कि एक दिन में सिर्फ 20 ट्रक्स ही भेजे जा सकते हैं, जो कि काफी कम है। और ये बात यूएन के हेड ने खुद कही है। लोगों की लाइफ बद से बदतर हो गई है, पर अभी भी एयर स्ट्राइक्स बंद नहीं हुई है। पर क्या इस सब का जस्टिफिकेशन किसी के पास है? हमास ने जो किलिंग्स की है उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। किसी टाइम पर हमास का फॉर्मेशन पैलेस्टीनियन लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन्हें लिबरेट करने के लिए हुआ था, पर अभी इसका पैलेस्टीनियन लोगों से कोई लगाव नहीं है। हमास लीडर इस्माइल हानिये ने पैलेस्टीनियन लोगों को कहा है कि वो गाजा ना छोड़े, वहीं पर रहे, और खुद कतर में जाके बैठा हुआ है, जिससे कि ये बात तो क्लियर है कि हमास को पैलेस्टीनियन लोगों की कोई परवाह नहीं है। और आज के टाइम पे ये सिर्फ एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल गाजा में कितने एयर स्ट्राइक करता है और कितने लोग मारे जाते हैं। पर अगर हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है तो क्या इजराइल के एयर स्ट्राइक्स जस्टिफाई हो जाएंगे? अगर ये एयर स्ट्राइक्स सिर्फ हमास के मिलिटेंट्स को मार रहे होते तो शायद से ये जस्टिफाई हो भी जाता। पर इजराइल इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है कि वो गाजा जैसी हाईली पॉपुलेटेड सिटी में एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिससे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और कई चर्चेज भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसमें 4300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें से 1700 लोग तो सिर्फ बच्चे हैं। इजराइल इन अटैक्स को ये कहकर जस्टिफाई कर रहा है कि जहां पर भी एयर स्ट्राइक्स हुए वहां पर हमास मिलिटेंट्स थे। पर क्या इसके लिए रेजिडेंशियल एरिया में एयर स्ट्राइक करना सही है? जब से ये वॉर डिक्लेयर हुआ है तब से ये न्यूज आ रही है कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी कर रहा है। पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये वीडियो शूट हो रही है अभी तक कोई ग्राउंड इन्वेजन नहीं हुआ है और सिर्फ एयर स्ट्राइक ही की जा रही है, जिससे कि आम लोग मारे जा रहे हैं। इस वॉर की शुरुआत में इजरायली लोगों ने नेतन्याहू गवर्नमेंट को काफी सपोर्ट किया,
जाहिर सी बात है, लोग अपने लोगों की मौत देखेंगे तो उनका खून खौलेगा ही, जिससे लोगों का पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट को मिला और गवर्नमेंट ने इतना बड़ा वॉर डिक्लेयर कर दिया। पर इतनी ज्यादा पैलेस्टीनियन लोग और इजरायली लोगों के मरने के बाद लोग नेतन्याहू के इस डिसीजन को गलत मानने लगे और अब एक पोल में 56% इजरायली लोग नेतन्याहू का रेजिग्नेशन चाहते हैं। और लोग सिर्फ इस अकेली वजह से नेतन्याहू का रेजिग्नेशन नहीं चाहते। ये सब कुछ बहुत पहले शुरू हो गया। जब 2009 में नेतन्याहू पीएम बनते हैं, तब वेस्ट बैंक की टेरिटरी में इजराइल करीब 20,000 सेटलर होम्स को बनाना शुरू करता है, जिससे इजरायली लोग बहुत ही लो रेट्स पर इन हाउसेस को अफोर्ड कर सकते थे। इसके लिए इजरायली गवर्नमेंट ने काफी सारे इंसेंटिव्स दिए, जिसके बाद इजरायली लोग यहाँ पे आके बसने लगे और यहाँ की डेमोग्राफी पूरी तरीके से चेंज हो गई। जिसके बाद वेस्ट बैंक का मैप कुछ इस तरीके का दिखता है और पैलेस्टीनियन लोगों को कंटिन्यूअसली डिस्प्लेस किया जा रहा है। पर अकॉर्डिंग टू यूएन ये सीधे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन है। इन टाउनशिप्स को बनाने में हजारों पैलेस्टीनियंस को यहाँ से रिप्लेस किया गया। सिर्फ एक साल की बात करें तो 2022 के बाद से करीब 1105 पैलेस्टीनियंस को यहाँ से डिस्प्लेस किया गया और जो लोग डिस्प्लेस नहीं हुए उनके साथ इन सेटलर्स के काफी ज्यादा वायलेंस रिपोर्ट हुए। और जैसा कि आपको पता है कि वेस्ट बैंक इजरायली मिलिट्री के कंट्रोल में है, तो अब इन टाउनशिप्स को सिक्योर करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं फोर्सेस की बनती है, जिससे कि सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा पोर्शन वेस्ट बैंक में मौजूद है। और यही वजह है कि अटैक्स होने के बाद इजरायली मिलिट्री को उन लोकेशंस पहुंचने में करीब 8 से 20 घंटे तक का टाइम लग गया, जो कि एक बहुत ही बड़ी और सेंसिटिव वजह है लोगों की गुस्से की। इसके साथ ही नेतन्याहू पर कई करप्शन केसेस भी चल रहे हैं, जिससे बचने के लिए इन्होंने जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश और एक ऐसा एक्ट पास करवाया जिससे कि अब लेजिस्लेचर में जुडिशरी कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। जिसका मतलब ये है कि अब नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा सुप्रीम हो चुके हैं और अब वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई भी लॉ एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, जिसके अगेंस्ट में काफी सारे प्रोटेस्ट हुए और तभी से नेतन्याहू के रेजिग्नेशन की डिमांड चल रही थी। तो इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि नेतन्याहू ऐसे ही किसी मौके की तलाश कर रहे थे जिससे कि वो अपनी पोजीशन बनाए रख सके। पर इन सबको साइड में रखो और तब भी एक सवाल उठता है कि अगर हमास इतने बड़े अटैक्स की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुसाद को इसकी भनक कैसे नहीं लगी, जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5000 से भी ज्यादा रॉकेट्स डिप्लॉय किए जा रहे हो और इसका किसी को पता ना चले। अभी कुछ दिनों पहले ही ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि इजिप्ट ने इजराइल को पहले ही ऐसे अटैक्स की वार्निंग दी थी और यही सेम बात अमेरिका ने भी कही है, पर इजराइल ने इन वार्निंग्स को अवॉइड कर दिया। इन रिपोर्ट्स में कितनी क्रेडिबिलिटी है ये कहना मुश्किल है कि ऐसे समय में सभी लोग अपनी इमेज को साफ रखना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि करीब 1200 इजरायली लोग अपनी जान खो चुके हैं और जवाबी हमले में 4000 से ज्यादा गाजांस की मौत हो चुकी है। और अब जब ये वॉर शुरू हो चुका है तो कोई भी इसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। सो कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस, जिसकी फॉर्मेशन इस बात पे हुई थी कि वो फ्यूचर में आने वाले वॉर्स को प्रिवेंट करेगा, वो भी इस वॉर को सिर्फ क्रिटिसाइज करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। अभी यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल के खिलाफ एक यूएन रिजोल्यूशन निकाला था जिससे कि इस वॉर को रोका जा सके, पर इसमें यूएस ने वीटो पावर का यूज किया और इस रिजोल्यूशन को खारिज कर दिया, जिससे कि अब ये वॉर ऐसे ही चलता रहे। आखिर इस वॉर को कोई क्यों रुकना चाहेगा जब इस वॉर से सबका फायदा हो रहा है। नेतन्याहू की पोजीशन बची हुई है, ईरान को इजराइल पर अटैक करने का मौका मिल गया है, वो हमास और हिजबुल्लाह के थ्रू इजराइल पर अटैक करवा रहा है, और सबसे बड़ा प्लेयर अमेरिका जो कि इजराइल को 14 बिलियन की मिलिट्री एड देने की बात कर रहा है, जो कि यूज होंगे अमेरिकन वेपन्स को खरीदने के लिए, जिससे कि वॉर और भी ज्यादा एक्सलेट हो जाएगा। और इससे भले ही लोगों की जान जाती रहे लेकिन वेपन कंपनीज बहुत ज्यादा फायदा कमाने वाली है। और अगर ये वॉर एक्सलेट होता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है और इससे वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। भले ही इस वॉर को रोकने की कोशिश किसी ने ना की, पर सबने अपना अपना साइड लेकर इसे जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश की है। हमास के अटैक के बाद पूरी दुनिया के कोने कोने से पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स ने इसे सेलिब्रेट किया और इजराइल के ऑपरेशन को इसका जिम्मेदार बताया। पर कितनी शर्म की बात है, किसी की मौत को सेलिब्रेट किए बिना भी आप पैलेस्टीन को सपोर्ट कर सकते थे, पर ऐसा शायद ही किसी ने किया। और ये इस बात का एग्जाम्पल है कि एज ए ह्यूमन काइंड हम अपनी ह्यूमैनिटी बहुत पहले ही खो चुके हैं। हमास ने जो किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आखिर एक टेररिस्ट ग्रुप से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर इसके जवाब में जो इजराइल ने किया उसका भी कोई जस्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ये वीडियो शूट हो रही है तब ये रिपोर्ट्स आ रही है कि इजराइल ने ग्राउंड इन्वेजन की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल को वार्निंग दी है। और अगर इजराइल इस वॉर को आगे बढ़ाता है तो आने वाले टाइम में ये वॉर और भी बड़े लेवल पर एक्सपैंड हो जाएगा और अभी जितने लोगों की मौत हुई है उससे भी ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ ये होप रख सकते हैं कि ये वॉर और आगे ना बढ़े। आपकी जो भी राय है इस वॉर से रिलेटेड आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।